हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। सो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मुझे पता है दोस्तों कि अभी क्या है, देखो जब फॉर्म आता है तो बच्चों का कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाता है। अब तो निकाल दूंगा, इस बार तो फोड़ दूंगा, इस बार तो आग लगा दूंगा। फिर जैसे 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 फॉर्म भरा जाता है, दिन बीतते जाते हैं, कॉन्फिडेंस धीरे 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 लो होते जाता है ना। अगर टाइम पे एग्जाम डेट नहीं आती है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है एग्जाम के रिगार्डिंग, तो और कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। फिर सोचते हैं चलो अगले एग्जाम में आग लगाएंगे, या फिर जब अगला नोटिफिकेशन आएगा तब आग लगा देंगे, क्या करना है। तो मुझे पता है अभी आपके साथ यही हो रहा, आपके एग्जाम के रिकॉर्डिंग कोई नोटिस नहीं आ रहा है। पर मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जो लगातार लगे रहते हैं, यानी कि जो कंटिन्यू रहते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। कभी भी एक हफ्ते पढ़ के 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना किसी का नहीं होता है। जो लगातार क्लास में शुरू से लास्ट तक बने हुए हैं ना, उन्हीं का होगा। अभी तक मैंने इतने टॉपिक कराए हैं दोस्तों, लगभग मैंने बहुत सारे टॉपिक करा दिए। टेंस कराया है, नरेशन कराया है, और क्या कराया है, आर्टिकल कराए हैं, और अब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट कर रही हूँ। तो कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि जिन्होंने कि पूरी की पूरे टॉपिक की क्लासेस की हैं, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। एक बार ज़रूर अपने हाथ खड़े करिएगा, और साथ ही दोस्तों एक बार अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा बता दीजिए कि भाई हर रोज़ पढ़ने से होगा, एक दिन पढ़ने से नहीं होगा। तो एक बार दोस्तों आप उन सबको भी ज़रूर बता दीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, यानी स्टेनो सीखना चाहते हैं आप, स्टेनो न सिर्फ आपके गाइज, अभी तो यूपीपीएससी एपीएस में, एपीएस के लिए हम दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ एपीएस में ही वो आएगा। यूपीएससी पेट के थ्रू भी आपने दिखाया है। जितने भी हाई कोर्ट हैं इस दुनिया में, इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट हैं, इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, कोई भी हो, दिल्ली हाई कोर्ट भी, तो हर जगह पे ना दोस्तों आपका इसका वैकेंसी आती है स्टेनो की। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एपीएस में काम आएगा वो, कि बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। जो यूपी से बिलोंग करते हैं उन्होंने तो देखा ही हुआ कि लास्ट टाइम भी, लास्ट ईयर ही हाई कोर्ट में वैकेंसी आई हुई थी, और कट ऑफ भी बहुत ही कम गई थी। क्योंकि भीड़ इसलिए इसमें कम रहती है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने स्टेनो नहीं सीखा है। जहाँ फॉर्म आएगा, लोग आप देखोगे स्किल टेस्ट में स्टेनो मांगा है, तो वहीं से बच्चे पीछे हट जाते हैं। यहीं पे मतलब जो कॉम्पिटिशन है बहुत कम रह जाता है। तो आप भी एक स्किल को सीखिए, इस स्किल को सीखिए, और थोड़ा सा आप भी भीड़ से हटिए, है ना गाइज। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप, हमारा ऐप है ऑल एग्जाम PYQ, आप उसको डाउनलोड करके, वहाँ पे भी डेमो क्लासेस डली हैं दोस्तों, और यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस सर की पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं उसे। और सर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऑफलाइन में बहुत सारा पढ़ाया है। अभी हाल ही में दोस्तों जो स्टेनो की SSC स्टेनो आया था, उसमें भी उनके बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में बता रही हूँ लास्ट ईयर आया था, उसमें भी उनके बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड हैं। तो आप उनका पढ़ाने का तरीका देखिए, आप खुद समझ जाएंगे, और मुझे उसके बाद बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम पढ़ रहे थे नाउन, और मुझे याद है कि हमने रूल नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें रूल नंबर 10 करना है। हाँ चलिए दोस्तों, तो हम रूल नंबर 10 से शुरू करते हैं। तो रूल नंबर 10 क्या कहता है, यदि वाक्य में न्यूमेरल एडजेक्टिव के साथ अ हाफ या अ क्वार्टर का प्रयोग करना हो तो नाउन को न्यूमेरल एडजेक्टिव, संख्या सूचक विशेषण, तथा अ हाफ और क्वार्टर के मध्य में रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं, हम फिर से समझेंगे। कह रहे हैं कि यदि वाक्य में न्यूमेरल एडजेक्टिव यानी कि 1 2 3 4 5, ये सारे को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव। जिनको भी ये नहीं आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो फिर से हम अच्छे से समझ लेंगे। तो कोई भी वो बात नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है, अभी हमने पढ़ा ही नहीं है तो कैसे आएगा। हाँ, जिन्होंने मुझसे बिहार में पढ़ा होगा उन्हें जरूर पता होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर क्या कह रहे हैं कि न्यूमेरल एडजेक्टिव के साथ अगर अ हाफ या फिर अ क्वार्टर का प्रयोग करना हो तो नाउन को न्यूमेरल एडजेक्टिव तथा अ हाफ अ क्वार्टर के मध्य में रखना चाहिए। हम समझते हैं एग्जांपल से। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस 2 मिलियन एंड अ हाफ पीपल। क्या कह रहा है, 2 मिलियन। देखिए ये है हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका नाउन, और फिर आ गया अ हाफ ऑफ पीपल। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हम न्यूमेरल एडजेक्टिव को पहले रखेंगे, और अ हाफ को हम रखते हैं मध्य में। ठीक है, देन फिर हम नाउन लिखते हैं। क्लियर है। उपरोक्त वाक्य में नाउन मिलियन, न्यूमेरल एडजेक्टिव 2 एवं अ हाफ के बीच में आया है। किसके किसके बीच में आया है, नाउन आपका है, नाउन क्या है, मिलियन है, और इसके बाद न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या है, 2। तो अ हाफ कहाँ आया है, वो आपका आया है मध्य में। यही ये कहना चाह रहा है। ठीक है। रूल नंबर 11
क्या कह रहा है कि एडजेक्टिव्स का प्लूरल नंबर उनके पहले द लगाकर बनाया जाता है। एडजेक्टिव का प्लूरल नंबर उनके पहले क्या लगा के बनता है, द लगा के, ठीक है, द लगा करके बनाया जाता है। एडजेक्टिव का प्लूरल यस या ईएस जोड़कर नहीं बनाया जाता, ध्यान देंगे। क्या लगा के बनेगा, एडजेक्टिव का जो प्लूरल आप बनाओगे क्या लगाओगे आप, उससे पहले द लगाओगे। क्या नहीं लगाना है, यस या ईएस बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे कि देखिए पुअर, पुअर क्या है, पुअर एक एडजेक्टिव है, तो हमें इसका प्लूरल बनाना था, तो क्या लिख दिया, द पुअर, ठीक है। रूल नंबर 12। अब रूल नंबर 12 क्या कह रहा है, जिस वाक्य में एक ही नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाता है उस वाक्य में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्या कह रहे हैं कि जिस वाक्य में एक ही नाउन को प्रीपोजिशन के बाद, मतलब नाउन प्लस प्रीपोजिशन, सपोज करिए नाउन है फिर प्रीपोजिशन है, इसके बाद फिर से नाउन है, अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो क्या करना है हमें, के बाद दोहराया जाता है तो उस वाक्य में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, कौन से वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि सिप आफ्टर सिप इज गोइंग बाय, देख सकते हैं आप, सिप हमारा यहाँ पे क्या है, नाउन है दोस्तों, और आफ्टर क्या है हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और फिर से सिप आ गया यानी कि नाउन आ गया, तो नाउन प्रीपोजिशन और फिर से नाउन, ये हमारा रूल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाया, ठीक है। क्लियर है, यानी कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, अगर ऐसा आपको दिखे स्टेटमेंट तो आपको कौन सा वर्ब यूज करना है, सिंगुलर वर्ब। क्लियर। कंट्री आफ्टर कंट्री वाज कॉन्क्योर्ड, क्या कह रहे हैं, कंट्री, देखिए ये नाउन है हमारा, आफ्टर प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है, इसलिए हमने कौन सी वर्ब लगाई, वॉज लगाए। वॉज क्या है आपका, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। रूल नंबर 13। अब रूल नंबर 13 क्या कह रहा है, यदि वाक्य में एंड से संयुक्त एडजेक्टिव के लिए एक ही नाउन का प्रयोग हुआ हो तो, अगर यदि वाक्य में एंड से संयुक्त सभी एडजेक्टिव के लिए एक ही नाउन का प्रयोग हुआ हो तो क्या कंडीशन आएगी, सबसे पहला आ जाएगा, यदि प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल होगा तो नाउन सिंगुलर होगा। क्या होगा, अगर प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल क्या है, ए एंड द, अगर ए एंड द का आर्टिकल से पहले लगा हो तो नाउन कैसा आएगा, तब नाउन आपका सिंगुलर आएगा, यानी कि एक वचन आएगा, ठीक है। बी क्या कह रहा है कि यदि केवल एक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल हो, बाकियों के पहले ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक के पहले हो, तो क्या होगा, तो नाउन प्लूरल आएगा, ठीक है। तब कैसा आएगा, नाउन प्लूरल आएगा। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, Mr. A.N. Tripathi is a professor of the Agra and the Allahabad University। जो मिस्टर A.N. त्रिपाठी हैं वो प्रोफेसर हैं कहाँ पे, आगरा में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाता है, अभी तक हम नाउन पढ़ रहे थे नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, एक सेकेंड गाइस। तो गाइज अभी तक हम किस पे पढ़ रहे थे, नाउन, अभी तक हम पढ़ रहे थे नंबर के अकॉर्डिंग, अभी तक हमने देखा सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। अब हम नाउन देखेंगे एज अ जेंडर के अकॉर्डिंग, कि जेंडर के अकॉर्डिंग हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, क्या रूल्स है, किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, नाउन एज अ जेंडर। रूल नंबर 14, नाउन एंड देयर जेंडर, नाउन और उनके जेंडर्स। जेंडर अर्थात लिंग 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल, ठीक है। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। चलिए ठीक है, वाक्य में नाउन के लिए एक बार जो जेंडर माना जाए तो उसका वही जेंडर अंत तक रहता है। नाउन में क्या होता है, अगर एक बार आपने जिसका जो जेंडर मान लिया तो अंत तक भी वही रहेगा, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे यदि इंडिया को मैस्कुलिन जेंडर आप मानते हो तो फिर पूरे वाक्य या पूरे पैराग्राफ में अगर इंडिया को आप एज अ मैस्कुलिन आप ट्राई कर रहे हो तो पूरे वाक्य में फिर वहां पे आपको उसको एज अ मैस्कुलिन ही यूज करना पड़ेगा, उसके जगह पे ही का यूज करना पड़ेगा, शी का नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह की बातें। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, देखिए जैसे मैंने क्या बोला, ही, हिज, हिम, इन सब का यूज करना होगा, ना कि सी, हर, इन सब का यूज करना होगा, ठीक है। यदि इंडिया को न्यूट्रल जेंडर अगर आप मानते हो
अगर आप उनसे न्यूट्रल जेंडर मानते हो तो शुरू से अंत तक इंडिया के लिए इट और इट्स का यूज होगा। ठीक है, किसी क्या मानोगे अगर आप न्यूट्रल मानते हो तो। ठीक, अब देखिए एग्जांपल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड अ न्यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी फॉर इट्स रैपिड ग्रोथ एंड टू क्लियर हर बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है उसका नया इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को, इसके रैपिड ग्रोथ मतलब बहुत तेजी से होने वाले ग्रोथ के लिए और उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि उपयुक्त वाक्य में यदि इंडिया को न्यूट्रल जेंडर माना जाए तो दोनों स्थानों पर इट्स का प्रयोग हो, और यदि इंडिया को फेमिनिन माना जाए तो किसका यूज होगा, तब होगा हर का यूज। ठीक है, अब देखिए बी क्या कह रहा है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कॉमन जेंडर में रहते हैं, जैसे कि आर्टिस्ट, नो नहीं होगा दोस्तों, यहाँ नाउन होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कॉमन जेंडर में रहते हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं, आर्टिस्ट, स्टूडेंट, टीचर, क्लर्क, फ्रेंड इत्यादि। इस प्रकार ईच, इधर, नीदर, नो वन, नोबॉडी, समवन, समबडी, डिस्ट्रीब्यूटिव और इनडेफिनेटिव प्रोनाउन भी कॉमन जेंडर में रहते हैं। ये तो कुछ हमने नाउन्स देखे हैं, जैसे कि आर्टिस्ट, स्टूडेंट, टीचर, क्लर्क, फ्रेंड। साथ ही साथ कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जैसे कि नो वन, नोबडी, समबडी, इधर, निदर, ये सारे कुछ ऐसे हैं प्रोनाउन जो कि कॉमन जेंडर में रहते हैं। उपयुक्त कॉमन जेंडर का प्रयोग जब सिंगुलर अर्थ में होता है तो इनके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन तथा मैस्कुलिन जेंडर ही, हिज, हिम का प्रयोग होता है। क्या कह रहे हैं, फिर से समझेंगे। अगर ये जो कॉमन जेंडर ऊपर में हमें दिए हुए हैं, आर्टिस्ट, स्टूडेंट, टीचर, क्लर्क, फ्रेंड, अगर ये आपके आप इन्हें सिंगुलर अर्थ में इनका प्रयोग होगा तो हम क्या करेंगे, इनके लिए थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे और सिंगुलर प्रोनाउन और मैस्कुलिन जेंडर ही, हिज, हिम का प्रयोग होगा। जैसे देखिए एग्जांपल, एवरी स्टूडेंट मस्ट डू हिज वर्क। जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे के सारे सभी स्टूडेंट को अपना होमवर्क करना चाहिए। ठीक है, एवरी स्टूडेंट मस्ट डू हिज वर्क। और दूसरा क्या है कि नो वन हैज डन हिज ड्यूटी, किसी ने भी अपनी ड्यूटी को नहीं पूरा किया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि ऐसे वाक्यों में कभी कभी स्पष्ट करने के लिए मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर का प्रयोग करते हैं जो अशुद्ध नहीं है। अच्छा, कभी आपको किसी चीज को जब पहचानना है, पहचानने के लिए आप उनका प्रयोग कर सकते हो मैस्कुलिन से भी और फेमिनिन से भी, और वो अशुद्ध नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज या हर होमवर्क, आप देख सकते हैं, आप इसके साथ हिज का भी प्रयोग कर सकते हैं, हर का भी, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी अशुद्ध या फिर कोई भी गलत नहीं है, सारे सही है। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे नाउन के साथ प्लूरल प्रोनाउन पॉसेसिव केस दियर का भी प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, कुछ लोग इसके साथ दियर का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि एवरी स्टूडेंट शुड डू दियर वर्क, तो आप हिज, हर लगाओ, ये भी सही है। अगर आप पॉसेसिव केस यानी कि दियर लगाओगे तो ये भी सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आप इसे एक भाषा की दृष्टि से देखो, एक लैंग्वेज, अभी हम एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे एक भाषा के, एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखोगे तब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है कि कुछ नाउन सदैव फेमिनिन जेंडर में रहते हैं, जैसे कि ब्लोन, वर्जिन और हाउसफुल, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो कि हमेशा फेमिनिन में रहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इनके साथ मैस्कुलिन जेंडर वाले नाउन का प्रयोग ना हो। ठीक है, इनके साथ आप मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे देखिए रमेश इज वर्जिन, अब ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, रमेश कैसा है, रमेश एक मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसके साथ हम यूज नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि इस वाक्य में वर्जिन के साथ रमेश मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों,
तो ठीक है गाइज, आज की क्लास यहीं तक। हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑल एग्जाम PYQ से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही हमारे ऐप का भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।